राजू, ए राजू, अरे कहाँ है? अरे जल्दी चलना भाई, आज लकड़ी काटने जल्दी जाना होगा क्योंकि बारिश हो गई तो फिर सारी लकड़ी गीली हो जाएगी। अरे भाई जल्दी चल। अरे आज इतना क्यों चिल्ला रहा है? ले आ ही गया, चल अब। तुम यहाँ नहीं जा सकते। आज महाराज किसी से मिलना नहीं चाहते। आज तुम मुझे बता दो क्या बात है। मैं और मेरा दोस्त जंगल में लकड़ियाँ काटने गए थे और फिर हमारे साथ ये हुआ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे महाराज से मिलने दो। मुझे महाराज को ये बात बतानी होगी। महाराज किसी से मिलना तो नहीं चाहते आज, मगर मैं महाराज को ये सारी बात बता दूंगा। तुम अभी जाओ। बालकों, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। मुझे सूचना मिली है कि हमारे राज्य से कई लोग गायब हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उस बात का तुम दोनों पता लगाओ। तुम में से जो उस बात का पता लगाएगा वही राजा होगा। फिर दोनों युवराज महाराज की बात सुनकर वहां से निकल जाते हैं इस बात का पता लगाने के लिए। पानी, पानी, बेटा मुझे पानी पिला दो। मैं बहुत प्यासा हूँ बेटा। अरे नहीं नहीं, अगर मैं इस बूढ़े को पानी पिलाने गया तो मुझे देर हो जाएगी और मेरा छोटा भाई वहाँ पर पहले पहुँच जाएगा। मुझे माफ़ करो बाबा, मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकता। अरे नहीं, इस पेड़ में से ये कैसी रोशनी आ रही है? कहीं यही तो इस बला की जड़ नहीं? देखता हूँ। अरे ये कौन है? नहीं, मुझे छोड़ो। क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या कोई बात है? बेटा, मैं घर के लिए कुछ लकड़ियाँ लेने आया था, मगर ये लकड़ियाँ मुझसे तुक ही नहीं रही। क्या तुम मुझे इसे घर ले जाने में सहायता करोगे? हाँ क्यों नहीं बाबा, मैं जरूर ले जाऊंगा। बताइए आपका घर कहाँ है?
बेटा तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें देख रहा था। इससे पहले तुम्हारा भाई भी आया था, मगर वो इस परीक्षा में फेल हो गया। तुम जाओ उसे बचा लेना। तुमसे वो कुछ पहेली पूछेगा, मगर तुम सावधानी से काम लेना। अरे इस पेड़ से ये रोशनी कैसी आ रही है? कहीं यही तो वो जगह नहीं है जहाँ यहाँ से लोग जा रहे हैं? ये कौन है? तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? बताओ तो सही। मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम मेरे हुक्म से यहाँ लाए गए हो। पर मुझे यहाँ लाया क्यों गया है? हम सालों से एक ना खत्म होने वाले खजाने की तलाश में थे और वह खजाना हमें मिल गया है, मगर उसे एक नेक दिल इंसान ही हासिल कर सकता है। क्या तुम उसमें हमारी सहायता करोगे? अगर तुमने उसमें हमारी सहायता नहीं की तो हम तुम्हें भी पत्थर का बनवा देंगे। उसको एक नेक दिल इंसान ही हासिल कर सकता है। पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा? अगर तुमने हमारी इस काम में मदद नहीं की तो तुम कभी तुम्हारी दुनिया में नहीं जा सकोगे। फिर करोगे ना हमारी मदद? क्योंकि तुम्हारा भाई और तुम्हारे गाँव वासी सब पत्थर के हैं। मैं हूँ जादुई गुफा और मेरे अंदर है कभी ना खत्म होने वाला खजाना, और उसे पाने के लिए 3 पहेलियों का देना होगा जवाब। अगर नहीं दे पाए तो तुम भी तुम्हारे भाई और गाँव वासियों की तरह पत्थर के बन जाओगे। मेरा पहला सवाल, वो क्या है जो कि ना बोल सकती है और ना देख सकती है, फिर भी ज्ञान देती है? वह किताब है जो कि ना बोल सकती है, ना देख सकती है, ना सुन सकती है, फिर भी हमें ज्ञान देती है। वह क्या है जो रात में गिरती है, उससे पौधे पेड़ सब नाते हैं, मगर कोई उसे पी ना पाया? वह ओस है जो कि रात में तो गिरती है, उससे पेड़ पौधे सभी नहाते हैं, मगर उसको पी कोई नहीं पाता। मेरा आखिरी और तीसरा सवाल, ऐसी क्या चीज है जो गर्म होने पर लाल, ठंडा होने पर काला और फेंकने पर सफेद हो जाता है? वह चीज कोयला है जो कि गर्म होने पर लाल, ठंडा होने पर काला और फेंकने पर सफेद हो जाता है। सवालों का जवाब देते ही सब ठीक हो जाते हैं। फिर राजा खजाना लेने चला जाता है और फिर वह सब जादुई पंछी के द्वारा राजमहल में चले जाते हैं। एक गांव में लालाजी नाम का एक सेठ रहता था जो कि बहुत लालची था। किसानों को भेला फुसलाकर ठेके पर अपनी जमीन पर काम कराता और बाद में शर्त रखकर उनका हक मार लेता था। देखो मंगू, ये गरीब किसान भी कितने अजीब होते हैं। दिन रात जानवरों की तरह मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी भी इनको नसीब नहीं होती। और मुझे देखो, और मुझ जैसा सेठ बस बैठे बैठे ही हुक्म चलाता है।
और सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। सच कहते हो सेठ जी, सारा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना कोई आपसे सीखे। पूरे गांव पर आपका ही तो राज है। आपकी इजाजत के बगैर यहाँ तो पत्ता भी नहीं हिलता सेठ जी। राजा तो मैं हुई, इन बेवकूफों को ऐसी ऐसी शर्त पर अपनी जमीन देता हूँ कि मेहनत ये करते हैं और सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। सेठ ये बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास बिरजू नाम का एक किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान था। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देते हैं। भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है सेठ जी, आप मुझे भी 1 साल के लिए आपकी जमीन दे दीजिए। मैं वहाँ खेती करना चाहता हूँ। मेरा नाम बिरजू है और मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। ठीक है बिरजू, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, मगर उससे पहले मेरी कुछ शर्तें सुन लो। ठीक है सेठ जी, बताइए क्या शर्त है आपकी? शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और उस पर जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा मेरा होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद बिरजू वहाँ से चला जाता है और वे अगले दिन से ही खेती करने के लिए उस जमीन पर पहुँच जाता है। चलो, सेठ जी से जमीन तो मिल गई, अब मेरे को इस पर खेती करना होगी। उम्मीद है इस साल अच्छी फसल हो और तभी मैं अपने लिए कुछ बचा सकूंगा। बिरजू कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीने बाद फसल तैयार हो जाती है। बिरजू अब उस फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छा फसल हुआ है। आधी सेठ भी ले जाएगा तो क्या, मेरे हाथ तो कुछ लग ही जाएगा। बिरजू के उगाई गई फसल की खबर सेठ लालाजी के पास पहुंच जाती है। अरे सेठ जी, सुनते हो क्या, आज बिरजू फसल की कटाई कर रहा है। मैंने सुना है उसकी फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या सच में बिरजू आज फसल की कटाई कर रहा है? चलो चलकर देखते हैं। ए बिरजू, तुम्हारी तो फसल तैयार हो गई है। ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, इस बार मैंने बहुत मेहनत की है और ये धान की फसल की मैंने कटाई भी कर ली। ओए, तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तेरी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होकर ही रहेगी। सेठ जी, खेत उपजाऊ हो या ना हो, वहाँ मेहनत की तो जरूरत होती ही है। मैंने बहुत मेहनत की है सेठ जी। ज्यादा मत बोल बिरजू, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का तो हकदार वही होता है जिसकी जमीन होती है। बाबा, मुझे अब शर्त के मुताबिक मेरा हिस्सा दे दो ताकि अब मैं चलूं यहाँ से। ये कह के सेठ बिरजू से अच्छी अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल बिरजू के लिए छोड़ जाता है, जिसे देखकर बिरजू दुखी हो जाता है। मैं क्या करूं, इतनी मेहनत करने के बाद भी बस इतनी सी फसल मेरे हाथ लगी। सारी फसल तो वह सेठ लेकर चला गया। पता नहीं कब तक हम दूसरों के इशारों पर नाचते रहेंगे। मेरी भी तो जमीन होगी। अब बिरजू का बेटा शहर से पढ़ाई पूरी कर गांव में आता है। गांव आने पर जब उसने गांव का हाल देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का हाल ऐसा क्यों है? सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर क्या बात है? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। सेठ लालाजी जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फल वह लोग ले जाते हैं। हमारे पास ना तो अपनी जमीन है और ना अधिकार, बस मेहनत करते हैं और भूखे मरते हैं। गांव की ये स्थिति सुनकर किशन बहुत ही गुस्से में आ जाता है। पिताजी, आप फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, अब ये अन्याय नहीं चलेगा। उस सेठ को तो मैं बताता हूँ, अब मैं खेती करूँगा और उस सेठ से इस चीज का बदला लूंगा। अगले ही दिन किशन सेठ के पास चला जाता है। कहो किशन, क्या बात है?
सेठ जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे खेती के लिए कुछ जमीन चाहिए थी। क्या बात कर रहे हो, अब तुम खेती करोगे? अरे जाओ भी, अभी तुम में इतना दम नहीं। खेती के नाम पर पढ़े लिखे बच्चे एकदम गधे साबित होते हैं। पढ़ा लिखा हूँ तो क्या हुआ, वो तो किसान ही ना। क्या मैं खेती नहीं कर सकता क्या? चल चल मान लेता हूँ, वैसे भी अब काम काज कर रहे ही क्या गया है, सब पढ़ लिख कर अब बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। धन्यवाद बाद में कर लेना, पहले मेरी कुछ शर्त तो सुन ले। क्या शर्त है सेठ जी, बताइए तो। है तो ये एक बच्चा ही, क्यों ना इस बार इसको मैं एक ऐसी शर्त बताता हूँ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। इसका पिता बिरजू हर साल धान की फसल लगाता है, तो ये भी धान की ही लगाएगा। किशन, तो अब तुम मेरी शर्त सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा तो मेरा ही रहेगा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। सेठ जी, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, ऐसा ही होगा सेठ जी। अगले ही दिन से किशन खेत पर काम करना शुरू कर देता है। किशन बहुत ही चालाक था, इसलिए उसने इस बार आलू की फसल लगाई और कुछ महीनों बाद किशन की फसल अच्छी हो गई थी। किशन ने अब उसकी कटाई चालू कर दी थी। फसल की खबर मिलते ही सेठ लालाजी भी खेत की ओर निकल पड़ता है। अरे किशन, तुम्हें शर्त याद है ना? आधा हिस्सा मेरा और आधा हिस्सा तुम्हारा। जी मुझे बिल्कुल याद है, आपका आधा हिस्सा यही रखा है, आप ले सकते हैं। और आपको याद होगा कि नीचे का हिस्सा तो मेरा ही है, ऊपर का आप ले जा सकते हैं। अरे सेठ जी, इसने तो चालाकी मार दी। ये धान का फसल नहीं, ये तो आलू का फसल है। अरे ये क्या, तुमने इस बार आलू का फसल लगाया है? हाँ सेठ जी, इस बार मैंने सोचा कि हर साल तो धान की फसल लगती है, तो मैं क्यों ना आलू की लगा लूं। अरे मैं क्या करूँगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे आलू तो तुम ही ले रहे हो। ये क्या सेठ जी, ये शर्त तो आप ही की थी ना, मैं कुछ नहीं जानता। अब मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दीजिए और आप आपकी हिस्सा ले जाइए। किशन अपने हिस्से की सारी फसल लेकर चला गया और बचा कुचा घास फूस उस सेठ के हिस्से छोड़कर चला गया। अरे मालिक, पूरे गांव में आपके सामने चालाकी दिखाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, और ये किशन का बच्चा आपको बेवकूफ बना गया, बेवकूफ। अरे वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा, आने दो इस बार उसे। इस बार तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अगली बार वो मुझसे उलझने के लिए कोशिश भी नहीं करेगा। हो सेठ जी, कहो लड़के, इस बार तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए थी सेठ जी। तो मेरी इस बार की शर्त भी सुन ले लड़के, इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। तो फसल का नीचे का हिस्सा मेरा रहेगा और ऊपर का तेरा। बोलो, मेरी ये शर्त मंजूर है? मुझे ये शर्त मंजूर है सेठ जी, इस बार ऊपर का भाग मेरा ही होगा। किशन सेठ से बात करके वहाँ से चला जाता है। किशन दोबारा से खेती करने की शुरुआत कर लेता है और इस बार वे गेहूं की फसल लगाता है। उसकी गेहूं की फसल बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल काफी अच्छी लहरा रही है। आने दो उस लालची सेठ को, अब बताता हूँ मैं। सेठ अब खेत की तरफ पहुंचने लगता है। सेठ जैसे ही खेत पर पहुंचता है तो उसका दिमाग एकदम से चकराने लग जाता है। अरे ये क्या, इस बार तो इसने गेहूं की फसल लगा दी है। जितना मैं सोच रहा था, ये लड़का तो उससे भी ज्यादा बुद्धिमान निकला। और सेठ जी कैसे हैं आप? तो देख सकते हो इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस बार ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का आपका। इस तरह किशन अपनी होशियारी से सेठ को दोबारा बेवकूफ बनाकर सारी फसल ले जाता है। सेठ दोबारा धोखा खाकर बहुत गुस्सा हो गया। देखो मालिक, जरा उस किशन का दिमाग तो देखो, आप जैसे चालबाज को वो बेवकूफ बना गया। तुम सही कह रहे हो मंगू, इसने तो मुझे बेवकूफ ही बना दिया। अब आने दो उसे,
अगली बार वो मुझसे नहीं बचेगा। अब बताता हूँ उसे मैं कि सेठ लाला जी आखिर किसे कहते हैं। वो सारी फसल ले जाकर अपने घर रख लेता है और कुछ फसल गांव वालों में बांट देता है। ये देखकर उसका पिता बिरजू बहुत ही खुश होता है। कुछ दिनों बाद दोबारा से फसल उगाने का वक्त आता है। चलो आज फिर दोबारा से उस सेठ के साथ मुलाकात करता हूँ और फिर से ठेके पर जमीन लेता हूँ। अच्छा, तो तुम दोबारा से आ गए मुझसे मिलने। देखो बच्चे, अब मुझसे कोई होशियारी मत करना, मैं भी सेठ लाला जी हूँ, समझा? मुझे कोई होशियारी नहीं आती सेठ जी। होशियार तो आप लोग हो जो गरीब किसान की मजबूरी का फायदा उठाते हो। मैं तो एक साधारण किसान हूँ। अपनी जबान पर काबू रख लड़के, और यहाँ जिस काम के लिए आया है वह काम बोल। यहाँ ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए क्या शर्त है आपकी? शर्त तो है। तू खुद को बहुत होशियार समझता है ना बच्चे। चल, अब फसल के नीचे का और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। चल, शर्त मंजूर है? हाँ सेठ जी, जैसा आप कहे, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। चलो अब मैं जाता हूँ, मुझे फसल उगाने की तैयारी करना है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और दोबारा से फसल की तैयारी में लग जाता है। इस बार वह गन्ने की फसल लगाता है। इस बार बेटा तुमने कौन सा फसल लगाया है? इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है पिताजी। इस बार फसल काफी अच्छी हुई है और आमदनी भी अच्छी होगी। बेटा तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। कुछ दिनों बाद लालची सेठ और मंगू दोबारा से किशन के पास आने लगते हैं। अरे सेठ जी, इस बार आपने बहुत बढ़िया शर्त रखी है। इस बार तो उस किशन का दिमाग ही चकरा जाएगा, ऊपर का भी आपका और नीचे का भी। सही कहा मंगू, इस बार मैंने अपने दिमाग का 200% इस्तेमाल किया है। ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, ब्रह्मास्त्र। अब देखता हूँ अब वो किशन का बच्चा क्या करता है। इस तरह वे दोनों बातें करते करते खेत में पहुँच जाते हैं। अरे सेठ जी, ये किशन तो आपका भी बाप निकला। देखो जरा, इस बार इसने कौन सी फसल लगाई है? अरे यह क्या, यह तो गन्ने की फसल है। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का उसका। मेरे हिस्से में इस बार भी घास फूस ही आएगा। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। मान गए इस किसान के बच्चे के दिमाग को। आइए सेठ जी, और कैसे आप? मैं कब से देख रहा हूँ आप दोनों में कुछ बात चल रही थी, जरा मुझे भी बताओ। अच्छा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बनाया। भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा सेठ जी? आप तो दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। देखो सेठ जी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और नीचे का और ऊपर का हिस्सा आप ले जा सकते हो और बीच का मैं लेकर जाऊंगा। अरे ओ किशन, सेठ जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। वो धोखाधड़ी में सबके बाप है, बाप। ये खेत भी हमारा है और ये फसल भी। बस कर यार मंगू, ये चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। मैंने इन भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है और आज पहली बार किसी ने हमसे पंगा लिया है। मैं समझ चुका हूँ कि मैं अब किसी किसान को कभी परेशान नहीं करूँगा। उस सबकी मेहनत का बराबर हिस्सा दूंगा और जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं उनके कागज लौटा दूंगा। सेठ जी, आपने ये बात बहुत अच्छी की है। मुझे लगता है अब आप सुधर गए हैं। एक किसान दिन रात मेहनत करता है और फिर ऐसे में उन्हें तरसाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इनको परेशान करना कोई अच्छी बात नहीं। इनका हक तो इनको मिलना ही चाहिए ना सेठ जी। इस तरह सेठ सुधर जाता है और सारे गांव वालों को उनके कागजात लौटा देता है और सेठ अब से ये काम ना करने की कसम खा लेता है। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करें, जिससे आप हमारे नई वीडियो का आनंद ले सकें।
भैया मैं पानी ले आया हूँ, आप दोनों जल्दी से आकर पानी पी लीजिए। हाँ श्यामू, तुम वही रुको, हम लोग अभी आते हैं। आहा, कितना ठंडा पानी था। पानी पीकर तो मजा ही आ गया। वैसे कितनी धूप है। लेकिन भैया मुझे ऐसी धूप में काम करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भैया क्यों ना हम शहर को चलते हैं, वहीं पर कुछ काम ढूंढ लेंगे। रोज लोगों की मजदूरी करने से हाथ में कुछ नहीं आता। मगर हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, और जिसके खेतों में हम काम कर रहे हैं उससे तो हमने पहले ही पैसे ले लिए। मगर मैं रोज रोज यहाँ खेतों पर काम नहीं कर सकता। अरे बिरजू बेटा, क्या तुम कल मेरे खेतों की जुताई कर दोगे? हाँ हाँ काका, मैं और श्याम कल आपके खेतों की जुताई कर देंगे। और काका आप अभी आराम से घर जाइए, कल हम आते हैं। चलो अपना भी काम हो गया, अब अपन घर चलते हैं। अरे राजू, क्या तुम अभी भी नाराज हो मुझसे? चलो हमारा शहर जाने का इंतजाम हो गया। मगर वो कैसे भैया, बताओ जरा। कल हम लोग हीरा काका के यहाँ खेत की जुताई करने जाएंगे, और जो भी पैसा मिलेगा उससे शहर चले जाएंगे, है ना? अरे ये तो एक कागज का टुकड़ा है, मगर ये खजाने के नक्शे जैसा लग रहा है। नहीं, ये तो नक्शा ही है। अरे हाँ भैया, ये तो खजाने का ही नक्शा है। भैया ये नक्शा मुझे दे दीजिए, मैं खजाने को ढूंढकर आ जाऊंगा। नहीं राजू, मैं तुम्हें ये खजाना ढूंढने के लिए नहीं जाने दे सकता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये खजाना ढूंढने के लिए मैं खुद ही जाऊंगा और खजाना लेकर आ जाऊंगा। तुम अभी घर जाओ, मैं खजाना लेकर आ जाऊंगा। मगर भैया ने अकेले जाने को क्यों कहा? मुझे तो लगता है कि सारा खजाना वही हड़पना चाहता है, इसलिए वो अकेला गया। मैं ऐसा करता हूँ, ये छोटे को घर भेज देता हूँ और उसके पीछे जाता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। छोटे तुम घर जाओ, मैं आता हूँ हीरा काका के पास से। ठीक है भैया, जल्दी घर आना। अरे ये भी ना, खजाने का नक्शा तो यही गिरा कर चला गया। चलो मैं अभी घर चला जाता हूँ, कहीं इसने मुझे देख लिया तो। नक्शा तो मुझे मिल ही गया है। चलो। तुम कौन हो बेटा, और इस गुफा में क्या कर रहे हो? बाबा, मेरा नाम बिरजू है और मैं इस गुफा में खजाना ढूंढने के लिए आया हूँ। चले जाओ, वरना तुम भी मारे जाओगे। उस खजाने को तुम जैसे लालची लोग नहीं ले जा सकते। नहीं बाबा, मैं खजाना तो लेकर ही जाऊंगा। अरे इस दरवाजे के पीछे क्या है? अरे वाह,
इतना सारा खजाना, इतना खजाना तो मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा। कितना सारा है। अरे कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये दरवाजा तो बंद हो गया है। खोलो कोई इस दरवाजे को, मुझे बचाओ, अरे बचाओ रे। अरे अब तो सुबह भी हो गई, लेकिन अभी तक वो खजाना लेकर क्यों नहीं आया? मुझे तो लग रहा है कि वे खजाना लेकर भाग गया। अरे अरे छोटे, उठो छोटे, उठो छोटे, जल्दी से उठो, अभी तक भैया खजाना लेकर नहीं आए हैं। मैं एक काम करता हूँ कि मैं भैया को ढूंढ कर आता हूँ, तब तक के तुम यहीं पर रहना, घर का ध्यान रखना। मैं जल्दी ही भैया को लेकर आ जाऊंगा। ठीक है भैया, जल्दी से आ जाना। हाँ हाँ छोटे, मैं जल्दी से आ जाऊंगा। अरे मैं क्या पागल हूँ जो यहाँ वापस आऊंगा? मैं तो उस खजाने को लेकर उधर से ही शहर की तरफ चला जाऊंगा। फिर वहाँ पर अकेला ही उस खजाने से अपने लिए एक बंगला बनवाऊंगा, अपने लिए एक गाड़ी खरीदूंगा। अरे ये आ गई गुफा। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? भले ही मैं कोई भी हूँ, मगर तुम्हें उससे क्या? तुम तो अपनी तपस्या करो ना, तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है वो खजाना यहाँ नहीं है। इस दरवाजे के पीछे क्या है? अरे इतना सारा खजाना है इस दरवाजे के पीछे, तो इतने खजाना तो मैंने अपने सपने में भी नहीं देखा होगा। कितना सारा खजाना है। अरे मगर भैया नहीं दिख रहे। भैया किधर है? भैया को देखना पड़ेगा। जब खजाना यहाँ है तो भैया कहाँ है? अरे भैया आप इधर हो? भैया आप यहाँ पर कैसे रह गए? अरे राजू, तुम क्यों आए यहाँ पर? यहाँ पर गुफा का दरवाजा बंद हो गया है। हम दोनों ही यहाँ पर फंस गए हैं। अब हम कैसे जाएंगे? क्या हम फंस गए हैं? अब हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? ये आप क्या कह रहे हो भैया? अब क्या होगा? अरे दोनों ही अभी तक नहीं आए हैं, सुबह भी हो गई है। मुझे चलकर देखना चाहिए, कहीं वे किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। अरे तुम भी यहाँ उस खजाने के लालच में आए हो ना? नहीं बाबा, लेकिन आप कौन हो? मैं इस गुफा का पहरेदार हूँ। लेकिन जब तुम्हें खजाने का लालच नहीं है तो तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। मुझे खजाने का कोई लालच नहीं है। मैं तो यहाँ सिर्फ अपने भाइयों को ढूंढने के लिए आया हूँ। मैं उन्हें लेकर ही जाऊंगा। मुझे तुम बहुत अच्छे इंसान लगे। मुझे तुम्हारे जैसे ही इंसान की तलाश थी। अब चाहो तो तुम यहाँ का सारा खजाना ले जा सकते हो। नहीं बाबा, मुझे सिर्फ अपने भाई चाहिए। मुझे किसी खजाने का लालच नहीं। ठीक है बेटा, मगर तुम्हें यहाँ से कुछ खजाना तो लेकर ही जाना होगा। मैं तुम्हें यह खजाना तुमसे प्रसन्न होकर दे रहा हूँ। जाओ बेटा, तुम्हारे दोनों भाई उस दरवाजे के पीछे है। भैया आप लोग ठीक तो है ना? चलो भैया, मैं आप लोगों को लेने के लिए आया हूँ। लेकिन हम यहाँ से जाएंगे कैसे छोटे? दरवाजा तो बंद हो गया होगा ना? नहीं भैया, दरवाजा बंद नहीं हुआ है। चलो भैया, आप दोनों मेरे साथ चलो।